हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और 2026-27 में आप एग्जाम देने वाले हैं और आपका पेपर जो है एमसीक्यू बेस पर होता है, तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके एग्जाम 2026-27 के लिए आपके इंग्लिश लिटरेचर का आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। जब आप लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपके पेपर का नाम होता है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के एमसीक्यूज़ हैं। तो देखिए, आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच टर्म रिफर्स टू ट्रांसलेटिंग सेंस रेदर देन वर्ड्स। विच टर्म, यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा टर्म रिफर करता है ट्रांसलेटिंग सेंस को रेदर देन वर्ड्स से ज़्यादा, तो वो होता है फ्री ट्रांसलेशन। क्योंकि फ्री ट्रांसलेशन में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता, इसमें मीनिंग पर फोकस किया जाता है, और लिटरल ट्रांसलेशन जो होता है उसमें वर्ड पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका फ्री ट्रांसलेशन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, इंडिया इज कॉल्ड ए मल्टीलिंगुअल सोसाइटी बिकॉज। इंडिया को मल्टीलिंगुअल मतलब होता है एक से अधिक भाषा बोलने वाला देश। तो ऐसी सोसाइटी मतलब इंडिया को मल्टीलिंगुअल सोसाइटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे इंडिया में अनेकों भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। आप हर राज्य में अलग अलग राज्यों में चले जाएं, आपको वहाँ अलग भाषा मिलेगी। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, उस तरीके से अगर आप पश्चिम बंगाल चले जाएं तो आपको बंगाली मिलेगी। आप महाराष्ट्र चले जाएं आपको मराठी मिलेगी। आप तमिलनाडु चले जाएं आपको तमिल मिलेगी। इस तरीके से अलग अलग राज्य में, गुजरात में गुजराती, इस तरीके से अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं आपको मिलती हैं। तो इसलिए इंडिया को मल्टीलिंगुअल सोसाइटी कहा जाता है, बिकॉज इट हैज़ मेनी लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन ब्रीच द गैप बिटवीन। देखो, ये ट्रांसलेशन है, ये एक राज्य है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये एक राज्य है, या आप एक कंट्री का एग्जांपल ले लें, तो दोनों जगह की भाषा जो है अलग अलग है, तो उनके बीच एक क्या है, डिफरेंस बनता है। आप यहाँ जाकर यहाँ पर कुछ अपनी भाषा बोलेंगे, आपको नहीं समझ आएगा। यहाँ के लोग आकर आपसे अपनी भाषा बोलेंगे, नहीं समझ आएगा। बट जो ट्रांसलेशन होता है दोनों को जोड़ने का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। ट्रांसलेशन के थ्रू आप उनको अपनी भाषा समझा सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं, और यहाँ के लोग आपको अपनी बात समझा सकते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रांसलेशन है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स के बीच में ब्रिज का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। इस वीडियो में मैं आपको आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता रही हूँ। ये मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ। तो आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है तो मात्र ये एक वीडियो देखकर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। मात्र एक वीडियो से ही आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा भी मैंने हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड की हैं, को करिकुलर की भी की हैं, तो आप देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर बीए के हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाती हैं, ऑब्जेक्टिव्स वाले बच्चों के लिए भी और सब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए भी। अगला क्वेश्चन है, मशीन ट्रांसलेशन रिफर्स टू। तो मशीन ट्रांसलेशन के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपके सिलेबस में 8 यूनिट्स हैं और 8 यूनिट को मैं डिटेल में नोट्स के साथ पढ़ा चुकी हूँ। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन बच्चों ने हमारे साथ अपनी सारे यूनिट्स को पढ़ा होगा उन्हें ये सारे एमसीक्यूज बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग भी अपने यूनिट्स को पढ़ा करें। मशीन ट्रांसलेशन रिफर्स टू, तो ये मशीन ट्रांसलेशन रिफ़र करता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रांसलेशन को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ट्रांसलेशन ऑफ पर्शियन टेक्स्ट इनटू इंडियन लैंग्वेज अकर्ड मेनली ड्यूरिंग। तो जो ट्रांसलेशन है ऑफ पर्शियन टेक्स्ट इनटू इंडियन लैंग्वेज भारतीय भाषाओं में किस दौर में ट्रांसलेट किया गया? तो मिडाइवल पीरियड में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, व्हाट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता है, देखिए, ट्रांसलेशन होता है चेंजिंग लैंग्वेजेस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है।
आपका अगला इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है ट्रांसलेशन मीन्स चेंजिंग। तो ट्रांसलेशन का मतलब चेंज करना है। क्या चेंज करना? वन लैंग्वेज टू अनदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री बिकॉज इट हैज़ मेनी लैंग्वेजेस। ऑप्शन बी राइट है। अगला है ट्रांसलेशन हेल्प्स पीपुल टू। ट्रांसलेशन हेल्प करता है पीपुल यानी लोगों की, तो किस चीज़ में मदद करता है? ये मदद करता है अंडरस्टैंड ईच अदर, समझने में एक दूसरे को। ईच अदर मतलब एक दूसरे को। तो ट्रांसलेशन के थ्रू हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, जो हमारी भाषा नहीं बोल सकते या हम उनकी भाषा नहीं बोल सकते, तो हम ट्रांसलेशन प्रोसेस का यूज़ करके अपनी भाषा भी उनको समझा सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं, उनकी बात समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, इन एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में ट्रांसलेशन वाज यू मोस्टली यूज फॉर। तो ट्रांसलेशन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों होता था एंशियंट इंडिया में? तो रिलीजियस टेक्स्ट को अनुवाद करने के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है ट्रांसलेशन हेल्प्स टू शेयर। ट्रांसलेशन मदद करता है शेयर करने में यानी कि साझा करने में, बताने में। क्या चीज़? कल्चर को। यहाँ चारों ऑप्शन में मनी, क्लॉथ, फूड ओनली नहीं हो सकता। कल्चर को शेयर करने में ट्रांसलेशन मदद करता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है ट्रांसलेशन इज इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन बिकॉज इट। ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन में बिकॉज, क्योंकि ये जो है हेल्प करता है लर्न करने में चीज़ों को। मतलब कि अपनी लैंग्वेज में जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी किताब होती है वो हर भाषा में ट्रांसलेट होती है, तो बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, जो उनकी भाषा होती है, वो किसी भी किताब को अपनी भाषा में परचेज करके चीज़ों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है ड्यूरिंग मेडिवल टाइम। मेडिवल टाइम के दौरान विच लैंग्वेज इन्फ्लुएंस ट्रांसलेशन। विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस था अनुवाद में? तो वो थी क्या? पर्शियन। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है ट्रांसलेशन ऑफ रामायण इनटू लोकल लैंग्वेज शोज। ट्रांसलेशन रामायण का अनुवाद करना अलग अलग भाषाओं में, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कल्चर शेयरिंग। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है इंडिया इज़ नोन फॉर। इंडिया जाना जाता है, इंडिया इज़ नोन फॉर, इंडिया जाना जाता है मैनी कल्चर्स के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ट्रांसलेशन हेल्प्स इन शेयरिंग। तो आइडियाज। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है लिटरल ट्रांसलेशन मीन्स। लिटरल ट्रांसलेशन मीन्स होता है ट्रांसलेटिंग वर्ड बाय वर्ड। ऑप्शन ए आपका राइट है। मैं लिटरल ट्रांसलेशन, फ्री ट्रांसलेशन सब आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आपने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में चेक ज़रूर कीजिएगा। अगला है फ्री ट्रांसलेशन मीन्स मीनिंग बेस्ड ट्रांसलेशन। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है लिटरल ट्रांसलेशन फोकसेज ऑन। तो ये वर्ड्स ओनली यानी कि केवल शब्दों पर फोकस करता है, ना कि मीनिंग पर। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फ्री ट्रांसलेशन फोकसेज ऑन। फ्री ट्रांसलेशन फोकस करता है ओनली मेन आइडिया या मीनिंग पर। तो जो आपका ऑप्शन ए होगा वो राइट होगा। अगला देखिए, विच टाइप कीप्स ओरिजिनल वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल। विच टाइप किस तरीके से, कीप्स मतलब रख सकते हैं ओरिजिनल वर्ड्स को एज मच एज पॉसिबल। तो लिटरल ट्रांसलेशन के थ्रू हम वर्ड को एज मच एज पॉसिबल मतलब कि ओरिजिनल वर्ड्स को रख सकते हैं, पॉसिबल है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है विच टाइप चेंज सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर बेटर मीनिंग। चार ऑप्शन में से कौन सा जो टाइप है वो चेंज कर देता है इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, लेकिन वो बेटर मीनिंग, एक सही अर्थ बताता है? वो होगा आपका फ्री ट्रांसलेशन। इसमें किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है, वर्ड बदल जाता है, लेकिन मीनिंग एकदम जो का तो एकदम सही रहता है, कुछ भी नहीं बदलता। मतलब मीनिंग एकदम अच्छे से क्लियर हो जाती है, भले वर्ड्स का स्ट्रक्चर पूरा बदल जाए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा वो राइट है।
आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है लिटरल ट्रांसलेशन में समटाइम्स। लिटरल ट्रांसलेशन कभी कभी कैसा होता है? तो ये देता है गिव रॉन्ग मीनिंग। ये क्या देता है? रॉन्ग मीनिंग देता है। ऑप्शन ए राइट है। अब आप सोचेंगे मैम लिटरल ट्रांसलेशन गलत मीनिंग क्यों देता है? तो देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का पूरा लिटरल ट्रांसलेशन कर देते हैं तो अनुवाद करने के बाद उसकी जो मीनिंग होती है वो एग्जैक्ट राइट नहीं होती, वो गलत हो जाती है। तो क्यों गलत हो जाती है ये आपको जानना है तो आप यूनिट नंबर 1 की वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ा दिया है। क्योंकि यूनिट नंबर 1 में आपका ये टॉपिक लिटरल ट्रांसलेशन एंड फ्री ट्रांसलेशन दिया गया है। विच इज़ बेटर फॉर पोएट्री? पोएट्री लिखने के लिए कौन सा ट्रांसलेशन सही होता है? तो फ्री ट्रांसलेशन सही होता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है विच इज़ बेटर फॉर लीगल डॉक्यूमेंट्स? लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा ट्रांसलेशन बेस्ट होता है? तो लिटरल ट्रांसलेशन बेस्ट होता है, जबकि पोएट्री के लिए फ्री ट्रांसलेशन बेस्ट होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा डी वाला, लिटरल ट्रांसलेशन। अगला है हु रोड द होम एंड द वर्ल्ड? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। द होम एंड द वर्ल्ड की पूरी समरी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी थीम के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप चेक करके ज़रूर पढ़िएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड है, पूरी अलग से प्लेलिस्ट आपके हर एक सब्जेक्ट की बनी हुई है। अगला है द नॉवेल इज़ मेनली अबाउट विच नॉवेल? द होम एंड द वर्ल्ड नॉवेल इज़ मेनली अबाउट किस चीज़ के बारे में है? लव एंड पॉलिटिक्स के बारे में है। जब इंडिया में अंग्रेज़ों का शासन था वो थीम इसमें दिखी है, मतलब बैकग्राउंड वही है। और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर मतलब ये नॉवेल रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो बाहर और घर की दुनिया के बारे में दिखाता है। यानी घर के अंदर और घर के बाहर की दुनिया के बारे में ये नॉवेल हमें दिखाता है। लव एंड पॉलिटिक्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। Who is the main female character in the novel The Home and the World? This is very most important question. Bimala is the main female character in the novel The Home and the World. Option number A right है। अगला है Who is Bimala's husband? निखिल बिमला का हस्बैंड होता है द होम एंड द वर्ल्ड में। ऑप्शन डी आपका राइट है। संदीप इज शोन है, संदीप कैसा दिखाया गया है नॉवेल में? शेल्फिश एंड क्लेवर। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है बिमला इज अट्रैक्टेड टू। बिमला किसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है, किससे प्रभावित हो जाती है? संदीप से हो जाती है। अब देखो बिमला मैरिड है, शादीशुदा है, निखिल से इसकी शादी हुई है, इसका हस्बैंड इसे बहुत प्यार करता है और ये घर के अंदर रहने वाली लड़की है, मतलब कि ये केवल घरेलू लड़की थी, लेकिन इसका हस्बैंड इसे सपोर्ट करता है, घर के बाहर के बारे में भी, बाहर की दुनिया के बारे में भी इसे जानने में इसकी मदद करता है। वो अपनी वाइफ को पूरी छूट देता है अच्छे से, किसकी जो वाइफ है केवल घर के अंदर कैद ना रहे बल्कि बाहर की दुनिया के बारे में भी जाने, जिसके लिए वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है। लेकिन जब उसकी वाइफ घर से बाहर निकलना शुरू करती है और जो अलग अलग मूवमेंट हो रहा था, आप जान रहे हैं कि हमारे इंडिया में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उनको यहाँ से भगाने के लिए अलग अलग मूवमेंट हो रहा था। तो जिस टाइम पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये नॉवेल लिखा है उस टाइम स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल में। तो स्वदेशी मूवमेंट पूरा इसका बैकग्राउंड है। और जब बिमला घर से बाहर निकलती है तो संदीप नाम का एक लड़का जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीच देता है, भाषण देता है, और बिमला उससे इम्प्रेस हो जाती है, उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा राइट। अगला है द स्टोरी शोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। जो स्टोरी है, जो नॉवेल है द होम एंड द वर्ल्ड, किसके बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है? होम एंड आउटसाइड वर्ल्ड, घर और बाहर की दुनिया के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है संदीप यूजेज स्वदेशी फॉर। संदीप स्वदेशी यूज़ करता है केवल अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। और ये बिमला से पैसे लेकर भी भाग जाता है। बिमला इसकी बातों में आ जाती है, वो समझती है ये पैसा अपने लिए नहीं बल्कि किसके लिए मांग रहा है, सबके लिए, ताकि वो मूवमेंट करे और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए। लेकिन वो पैसा लेकर भाग जाता है। तब एंड में जाकर बिमला को समझ आता है कि इसका हस्बैंड निखिल कितना अच्छा इंसान है।
तो संदीप पर्सनल बेनिफिट के लिए स्वदेशी मूवमेंट का साथ देता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। बिमला रियलाइजेज हर मिस्टेक, बिमला को अपनी गलती का एहसास होता है कब? एट द एंड ऑफ द नॉवेल। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है द सेंट्रल थीम ऑफ पिंजर रिवॉल्व्स अराउंड। तो पिंजर अमृता प्रीतम का नॉवेल है जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया का पूरा बैकग्राउंड दिखाता है। पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के समय महिलाओं की जो कंडीशन थी, जो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, जो कुछ खोना पड़ा महिलाओं को, जो कष्ट झेलना पड़ा, वो सब कुछ अमृता प्रीतम अपने इस नॉवेल पिंजर में दिखाती हैं। तो इसका थीम क्या है? पार्टीशन, ट्रॉमा एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ऑप्शन डी आपका राइट है। द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल पिंजर इज पूरो। पूरो एक लड़की है, इसमें मेन कैरेक्टर है, ये हीरोइन है। अगला है पूरो इज एब्डक्टेड बाय, पूरो को अगवा, एब्डक्टेड मतलब अगवा कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। किसके द्वारा? रशीद के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट है। मतलब पूरो एक हिंदू लड़की होती है, रशीद एक मुसलमान लड़का होता है। कुछ पुरानी दुश्मनी की वजह से क्या होता है कि रशीद पूरो को अगवा करता है। रशीद खुद अगवा नहीं करना चाहता था, ये एक अच्छा इंसान था, लेकिन ये इसके ऊपर इसकी फैमिली का काफ़ी प्रेशर था। और ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि बहुत पहले रशीद की बुआ को पूरो के अंकल भी अगवा करके लाते हैं, तो उसी का बदला उस रशीद के घर वाले लेना चाहते थे, जबकि रशीद पूरो को अगवा नहीं करना चाहता था। इसके ऊपर इसके चाचा का दबाव था, जिसकी वजह से ये पूरो को अगवा करता है, लेकिन उसके साथ गलत काम नहीं करता, वो उससे शादी करता है और इज्जत से रखता है। तो मतलब ये पूरो को अगवा कौन करता है? रशीद करता है। ऑप्शन डी राइट है। अगला है द एब्डक्शन ऑफ पूरो इज मेनली ड्यू टू पर्सनल रिवेंज बिटवीन फैमिलीज। मतलब कि घर के बीच में, दोनों फैमिलीज के बीच में जो पर्सनल बदला था उसको लेने के लिए पूरो को अगवा किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। पूरोज फैमिली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट हर बैक बिकॉज, पूरो जब भाग करके अपने घर वापस आती है, जब वो रशीद से किसी तरह अपना पीछा छुड़ा लेती है, रशीद नहीं था तो वो जब घर से निकल कर भागती है, फिर अपने घर दौड़ती हुई आती है। पिंजर मूवी भी पूरी बनी हुई है इसी नॉवेल के ऊपर, आप देख सकते हैं, आपको अपने ये नॉवेल अच्छे से समझ आएगा। तो जब वो घर भागी हुई आती है रात में, तो इसके मम्मी पापा इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। किस लिए इनकार कर देते हैं? सोशल ऑनर एंड फियर ऑफ शेम, मतलब समाज में इनका जो रुतबा है, जो सम्मान है, वो ख़त्म हो जाएगा। और इन्हें शर्म थी कि उनकी बेटी अगवा की हुई वापस आ गई, तो वो कैसे उसको एक्सेप्ट करते? उसके माता पिता कहते हैं कि अब तुझसे कोई ब्याह ना करेगा पूरो, जहाँ से आई है वहाँ चली जा। पूरो कहती है पिताजी मैं जैसी थी बिल्कुल वैसी ही आई हूँ, क्योंकि रशीद ने देखी इसके साथ कुछ भी नहीं किया था, बस अपने घर में रखा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं करता। लेकिन पूरो की बात पर उसके फैमिली वाले यकीन नहीं करते और इसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, जिससे पूरो टूट जाती है। फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता रशीद के पास वापस जाने का। वो रशीद के पास वापस जाती है, रशीद उससे निकाह करता है, उसका नाम हमीदा रख देता है, और फिर बाद में धीरे धीरे पूरो उसके साथ रहते रहते उसे एक्सेप्ट कर लेती है। पूरा नॉवेल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आपका अगला क्वेश्चन है आफ्टर एब्डक्शन पूरो इज रीनेम्ड एज, तो अगवा होने के बाद पूरो का नाम क्या रखा गया? हमीदा। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द सेटिंग ऑफ पिंजर इज ड्यूरिंग, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला है द पिंजर, द टाइटल पिंजर सिम्बोलाइजेस, जो टाइटल पिंजर है वो किस चीज़ का प्रतीक है? सिम्बोलाइजेस किस चीज़ को दर्शा रहा है, किस चीज़ का प्रतीक है? स्केलेटन यानी कि कंकाल। पिंजर एक पंजाबी वर्ड है और स्केलेटन इसका इंग्लिश वर्ड है, जिसका मतलब हिंदी में कंकाल होता है। पूरो अपने आप को एक कंकाल मान लेती है कि अब मतलब उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है, बस वो एक कंकाल की तरह जी रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आंसू इज ए। आंसू इज रिटन बाय जय शंकर प्रसाद इन हिंदी। ये हिंदी की पोएम है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इसका ट्रांसलेशन जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। आंसू इज ए पोएम, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है द मेन इमोशन इन आंसू इज,
तो आंसू का मेन इमोशन क्या है? सॉरो, ऑप्शन नंबर बी। दुख इसमें दिखाया गया है, ऑप्शन बी राइट है। आंसू के ऊपर भी पूरी लॉन्ग पोएम में मतलब लॉन्ग वीडियो बना चुकी हूँ, पूरी समरी पोएम की समझा चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो भी सर्च करके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के लिंक मैं दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। द पोएम आंसू इज रिटन इन हिंदी, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है हु रोट अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया के राइटर कौन है? भीषम साहनी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है द स्टोरी अमृतसर आ गया इज सेट ड्यूरिंग, ये किस दौरान सेट की गई है? पार्टीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है द मेन सेटिंग ऑफ द स्टोरी अमृतसर आ गया इज, तो इसकी मेन सेटिंग होती है एक ट्रेन में, ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है द स्टोरी अमृतसर आ गया शोज, ये स्टोरी क्या दिखाती है? वायलेंस एंड फियर, पार्टीशन के टाइम जो वायलेंस, जो फियर था लोगों के अंदर, जो वायलेंस हो रही थी, वो दिखाता है, ऑप्शन सी राइट है। अगला है द पैसेंजर्स इन द ट्रेन फील, जो पैसेंजर्स ट्रेन में बैठे थे वो क्या फील कर रहे थे? फियर एंड टेंशन, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है द प्रोटागोनिस्ट मैरी ओरांव बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी? द हंट, महाश्वेता देवी का जो दिया गया है द हंट आपके सिलेबस में, उसमें मैरी ओरांव जो है मेन कैरेक्टर है, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करती है? तो ट्राइबल कम्युनिटी यानी आदिवासी, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है द स्टोरी सेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है द हॉन्ट इन द स्टोरी मेनली सिम्बोलाइजेज, तो ये जो स्टोरी है क्या सिम्बोलाइज करती है? सर्वाइवल, इंस्टिंक्ट्स एंड जस्टिस, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है द स्टोरी द हॉन्ट हाईलाइट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो ट्राइबल वैल्यूज़ एंड आउटसाइडर एक्सप्लॉयटेशन, तो मतलब ट्राइबल वैल्यूज़ को ये दिखाती है और जो आउटसाइडर एक्सप्लॉयटेशन होता है उस चीज़ को ये स्टोरी दिखाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है तहसीलदार सिंह रिप्रेजेंट, तो स्टोरी द हंट में तहसीलदार क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सप्लोटेटिव आउटसाइडर है, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये सारा 100% आपके एग्जाम में आएगा। मैरी ओरांव किल्स तहसीलदार सिंह बिकॉज, मैरी जो है तहसीलदार को क्यों मार देती है? तो रिवेंज फॉर एक्सप्लॉयटेशन एंड एज्योलिटी, मतलब ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसका बदला लेने के लिए मारती है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आधे अधूरे इज है। आधे अधूरे एक प्ले होता है मोहन राकेश का, मैं पढ़ा चुकी हूँ, ऑप्शन बी राइट है। अगला है हु रोट आधे अधूरे, तो मोहन राकेश, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है द प्ले आधे अधूरे मीन्स मेनली डील्स विद, तो ये डील करता है फैमिली प्रॉब्लम्स पे, ऑप्शन बी राइट है। द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इज इन आधे अधूरे, तो सावित्री, ऑप्शन डी आपका राइट है। पूरी समरी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर हम केवल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप पूरी समरी पढ़ लीजिएगा, सब कुछ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सावित्री शोन है, सावित्री शो करती है डिससेटिस्फाइड एंड सर्चिंग, मतलब कि अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली में, इसलिए ये हर जगह सर्च करती है, अलग अलग आदमियों में ढूंढती है कंप्लीटनेस, पूर्णता, मगर पा नहीं पाती, इसलिए तो इस प्ले का नाम है आधे अधूरे, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है महेंद्र नाथ कैरेक्टर इज, महेंद्र नाथ सावित्री का हस्बैंड होता है जो कि वीक और अनएम्प्लॉयड होता है, बेरोजगार होता है, और सावित्री जॉब करती है और कमाती है और अपने परिवार का खर्चा चलाती है, तो इसलिए अपने हस्बैंड से ये खुश नहीं होती क्योंकि ये अनएम्प्लॉयड है, कमज़ोर है, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है द टाइटल आधे अधूरे मीन्स, तो इसका मतलब होता है हाफ एंड इनकम्प्लीट, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है द प्ले शोज, ये प्ले दिखाता है ब्रोकन रिलेशनशिप, टूटे हुए रिश्तों को, ऑप्शन ए राइट है। अगला है सावित्री लुक्स फॉर हैप्पीनेस इन, तो डिफरेंट मैन में ये अलग अलग आदमियों में खुशियां तलाशती है लेकिन नहीं पाती, ऑप्शन बी आपका राइट है। द मेल कैरेक्टर इन द प्ले, तो शो सिमिलर वीकनेसेस, मतलब कि जो भी मेल कैरेक्टर्स हैं शो सिमिलर वीकनेसेस, ऑप्शन डी राइट है।
अगला है द थीम ऑफ द प्ले इज, तो इसका थीम है इनकम्प्लीटनेस इन रिलेशनशिप, रिश्तों में अधूरा, रिश्ते में जो अधूरा है, जो अपूर्णता है, मतलब जो कंप्लीटनेस नहीं है, वही इसका मेन थीम है और कोई भी खुश नहीं है अपने लाइफ में। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। द प्ले आधे अधूरे एंड्स विद, जो प्ले है किस तरीके से ख़त्म होता है? कंटिन्यूड डिससेटिस्फेक्शन, मतलब एंड तक किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, कंप्लीटनेस नहीं मिलती, तो इस तरीके से ये प्ले ख़त्म हो जाता है। ऑप्शन डी राइट है। अगला है व्हेन वाज मोहन राकेश बॉर्न, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बॉर्न हुए थे 1925 में। ऑप्शन बी राइट है। इन विच प्लेस मोहन राकेश बॉर्न, अमृतसर पंजाब। ऑप्शन ए आपका राइट है। व्हेन डिड मोहन राकेश डाई, 1972। ऑप्शन सी आपका राइट है। मोहन राकेश इज फेमस फॉर, ये फेमस है हिंदी ड्रामा के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट है। कन्यादान इज ए प्ले, ऑप्शन ए राइट है। हु रोट कन्यादान, विजय तेंदुलकर। ऑप्शन बी राइट है। द मेन थीम ऑफ द प्ले इज कास्ट एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन सी आपका राइट है। द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इज इन कन्यादान, तो ज्योति। ऑप्शन ए आपका राइट है। द प्ले शोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, प्ले कन्यादान क्या शो करता है? आइडियल्स वर्सेस रियलिटी। ऑप्शन बी राइट है। ज्योतिज मैरिड लाइफ बिकम, ज्योति की शादी हो जाती है एक दलित लड़का से, जबकि ये ब्राह्मण लड़की होती है, इसलिए ये अपनी लाइफ में क्या करती है, मतलब जब शादी होती है तो डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल मैरिड इसकी साबित होती है, क्योंकि इसका हस्बैंड इसको टॉर्चर करता है, खुश नहीं रखता, डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है द टाइटल कन्यादान मीन्स, टाइटल कन्यादान का मतलब है मैरिज ऑफ ए डॉटर, बेटी की शादी, बेटी का कन्यादान। ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज विजय तेंदुलकर बॉर्न, तो 1928। ऑप्शन बी आपका राइट है। व्हेन डिड विजय तेंदुलकर डाई, इनकी डेथ हुई थी 2008 में। ऑप्शन डी राइट है। वेयर डिड विजय तेंदुलकर डाइड, पुणे, पुणे में इनकी डेथ होती है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है विजय तेंदुलकर इज फेमस एज ए प्ले राइट। ऑप्शन बी आपका राइट है। तो आज की वीडियो में मैंने जितना भी MCQs आपको बताया है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम 2026-27। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिकॉज ये 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में आएंगे। और इसके अलावा भी हर एक सब्जेक्ट के लिए चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।